नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं लोक वार्ता न्यूज। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। जैसे क्रांतिकारी नारा देने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद की आज पुण्यतिथि है। आज से 50 साल पहले आज ही के दिन 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई थी। जमींदारों, सामंतियों ने, उनके षड्यंत्रों ने और पुलिस की गोलियों ने जगदेव बाबू की जान ले ली थी। उनकी हत्या तो कर दी गई, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। उनके विचार जन जन तक पहुंच चुके हैं। आज तमाम पार्टियां, संगठन भी उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस मौके पर लोक वार्ता न्यूज भी उनको याद करता है। हमारे साथ लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी जुड़े हैं। आज हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सामाजिक राजनीतिक संघर्षों को इस बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी बातचीत। प्रभात जी, आप बहुजन नायक, क्रांतिकारी योद्धा, विचारक और बहुजन समाज के अग्रदूत शहीद जगदेव बाबू को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। और जो आज का वह दिन आपने पहले बता चुके हैं कि आप 50 साल पहले जिस तरह से कुर्था जहानाबाद की धरती पर उनकी छाती को जो तथाकथित अभी सामाजिक न्याय की बात होती है या जो समाजवाद का नारा बुलंद होता है, लोहिया ने जो 100 में 60 की बात की थी, लेकिन उससे आगे जगदेव बाबू बात करते थे। वो 90 में की बात करते थे। 10 का शासन नहीं चलेगा, इसको लेकर करते। आज समय बहुत बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद सारी चीजें वहीं की वहीं खड़ी है। आज भी वह संघर्ष कहीं से रुका नहीं है। 35 साल का लगातार लगभग बिहार में पिछड़ों का शासन चल रहा है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को लेकर अगर हम देखें। लेकिन जो क्रीम का मामला है, छाली का मामला है, मलाई का मामला है, वो आपके हिस्से, हमारे हिस्से नहीं है, वो उनके ही हिस्से है। इस शासन में भी जो 10% लोग हैं, 10% जनता है, उसी की बात आज देश से लेके प्रदेश तक में हो रही है। यह संतोष जी आपसे छिपी नहीं हुई है, आप इसको बेहतर ढंग से जानते हैं। और आपको मालूम है कि जिस तरह से उन्होंने बिहार की राजनीति में एक दिन, जिस तरह से सोने का माने वो चमड़ा का सिक्का की बात होती है, और उसी तरह से बिहार में सतीश बाबू को जो मुख्यमंत्री पहला पहला किसी पक्ष से पिछड़ा को जो मुख्यमंत्री बनने का गौरव बिहार में हासिल हुआ, उसके नायक जगदेव बाबू ही थे। और आपको थोड़ा सा मैं पीछे उसके और आगे ले चलता हूं कि जब संबित की सरकार बनी और महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने, और उस सरकार में जगदेव बाबू भी मंत्री बने थे, और कर्पूरी ठाकुर उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। और डिप्टी सीएम थे तो जगदेव बाबू ने कहा कि जो उनका सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि इस सरकार को मैं गिरा दूंगा ठाकुर जी, क्योंकि ये मेरे सोच और मेरे चिंतन के खिलाफ है। और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। भले ही सतीश बाबू एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने या 10 दिन के लिए, लेकिन इतिहास जगदेव बाबू ने रचा था। और वह इतिहास अब आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। आपके पास भी इतिहास की किताबें हैं और बिहार का इतिहास का अध्ययन भी है। आप
भी इस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। आज बिहार में लव कुश की बात होती है, कृमि कोयरी की बात होती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, गूगल को मैंने आज सर्च कर किया तो उसमें लिखा हुआ है कुशवाहा दांगी। ये आज जो हम लोग की पिछड़ी जातियों में, जहाँ अगरी जाति में उपजाति आज खत्म हो रहा है, माने बिहार के समाज में, देश के समाज में, और हम लोग का जो पिछड़ा समाज है उसके बीच उपजाति की चर्चा हो रही है। हमारे कुर्मी जाति में भी बहुत सारी उपजाति की चर्चा होती है। समाज को छोटा किया जा रहा है, कहीं माने धानुक कहा जा रहा है, कहीं कुर्मी कहा जा रहा है, कहीं अवधिया कहा जा रहा है, कहीं गवैला कहा जा रहा है, कहीं जसवाल। तो उसी तरह से हमको लगता है कि ये दांगी शब्द भी आया होगा और आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक साजिश है, जो यह जो स्थिति बनी हुई है, जो यह परिस्थिति है, वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कि गर्दन से ऊपर एक भाग, गर्दन के नीचे दूसरा भाग, कमर के नीचे तीसरा भाग, ये सब जो प्रथा किस तरह से बनी हुई है, इसी के विरोध में जो सबसे बड़ा बिहार में चेहरा था, उसका नाम जगदेव बाबू था। और जगदेव बाबू को हम पुनः नमन करते हैं। जो लोग भी जाति समाज के नाम पर उनको याद करते हैं वो धन्य है, लेकिन वह पटेल की तरह, वह जयप्रकाश नारायण लोहिया की तरह ऐसे अजर अमर व्यक्ति हैं जिनको जाति और समाज और उपजाति में नहीं बांटा जा सकता है। मैंने थोड़ी सी चर्चा थोड़ा सा लीक से हटकर इसलिए किया कि जो आज समाज में प्रथा बनी हुई है, सब लोग याद कर रहे हैं, मैं भी याद कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें थी कि जिस तरह से हमारे महानायकों को छोटा किया जा रहा है, यह बहुत दुखदायक है, ये बहुत पीड़ादायक है, और मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, आपने जो बात कही कि दांगी वाला जो मसला आपने उठाया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कई लोगों से ये बात, खासकर कुशवाहा समाज के लोगों से, उनके मुंह से ये कहते सुना कि जगदेव प्रसाद तो दांगी थे, तो कुशवाहा क्यों मनाए उनकी पुण्यतिथि और जयंती। इस तरह की टिप्पणी भी सुनने को मुझे कई जगह से मिली। तो मैंने उनको समझाया, उनसे बातचीत की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर के दिनों में 2, 4, 5, 7 सालों में मैं देख रहा हूँ कि कुशवाहा समाज के लोग भी इनकी जयंती, जगदेव बाबू की जयंती या पुण्यतिथि मनाने लगा है तेजी के साथ। लेकिन अभी उससे ज्यादा तो जो दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वे लोग मना रहे हैं। तो खैर उसमें ना जाए कि कौन मना रहा है, नहीं मना रहा है। नहीं नहीं, बहुजन समाज में हमारा तेजी से हमारा जगदेव कहना सही बाबू है, संतोष के जी की विचारधारा और उनके विचारों को लेकर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन खास करके जिस जाति समाज में जो कोई महापुरुष पैदा होते हैं, तो निस्संदेह वो गौरवान्वित होता है, और पूरा देश और पूरा समाज भी गौरवान्वित होता है। तो निश्चित रूप से जगदेव बाबू आज जाति और एक वर्ग विशेष से बड़े फलक पर आज वे स्वीकार्य हैं। उनकी विचारधारा तमाम बहुजन जो आबादी है, क्योंकि उन्होंने बात सिर्फ एक जाति की नहीं कही थी, उन्होंने 90 की बात कही थी। 90 जो 100 में 90 भाग, और 90 मतलब आबादी, बहुजन आबादी, दलित, पिछड़ी और आदिवासियों की बात की, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो कोई भी महापुरुष को अगर जाति में बांधने और उसकी कोशिश होती है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी विचारधारा और उनकी लड़ाई किसके लिए है, किसके हिस्से जाती है। तो निस्संदेह जगदेव बाबू 90% की बात करते हैं, तो उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम जो वंचित और शोषित जातियां हैं वे सभी आ जाती हैं। जी, आपने सही कहा संतोष जी कि वो शोषित समाज के नेता थे। उनका जो उनकी जो सोच थी वो पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, तमाम जो भी किसी तरह से शोषित और पीड़ित लोग थे, तमाम वो वामपंथी विचारधारा के थे। वो धर्म से उनका बहुत ज्यादा अलगाव था, वो धर्म को नहीं मानते थे, और
वो अब मुख्य अम्बेडकर रूप से उनके तो समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन स्वाभाविक है कि कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है वो भी समाहित होती है उनमें। जी, जी। और माने उनके विचार में अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी और जयप्रकाश के भी रंग दिखते हैं और फूले पेरियार उनके ये सब धरती पर सबके तो सारे वो लोग कुछ ना जो कुछ है, असर है। कुछ ना कुछ उसमें असर दिखता है और यह तय है कि वो हमारे महानायक थे। और जिस तरह से आज देश में जो परिस्थिति है या बिहार में जो परिस्थिति है, अगर हम उसको देखें तो उस महानायक को आज भी उनके सिद्धांतों को, उनके विचार को आत्मसात करने की जरूरत है। और जिस तरह से जो षड्यंत्र चल रहा है राजनीति में, और 10% जो आबादी है वो हमेशा सत्ता में बनाए रह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने अपने आन बान शान को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयासरत और कोशिश कर रही है, इसके लिए हर कम से कम आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है। और इसके लिए हम तो जो भी संगठन इस पर काम कर रहा है या जो भी लोग अभी बहुत कई जगह जगदेव विचार मंच की भी बात मैंने सुनी है। और तो नई पीढ़ी को जगदेव बाबू से अवगत कराने की जरूरत है। और जो नए लोग, जो विभिन्न समाज के लोग जो बढ़ते जा रहे हैं, जो पिछड़ा में अति पिछड़ा की धारा को देखते हैं, दलित में महादलित को देखते हैं, और इसे जिस तरह से सामाजिक तोड़-फोड़ का जो राजनीतिक तरीका चल रहा है, उसमें उनके विचारों को सटीके ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम लोग यह परिचर्चा भी आज इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जो भी लोग देखें तो कम से कम जगदेव बाबू को और उनके विचारों को जानने, सोचने और समझने के लिए प्रेरित हो। आज देखिए, आज जो बिहार की राजनीति है उसमें जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह से रोज-रोज खबरें चलती है, और जिस तरह से आप अगर कोई भी डिजिटल या यूट्यूब चैनल को देखिएगा तो लगेगा कि दिन भर कहीं ना कहीं से मैंने एक जो अभी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास का ताना बाना बुनने में एक बड़ी ताकत लगी हुई है। दिन में 4 बार सरकार गिरती है और 4 बार सरकार बनती है, और ये जो विश्वास का हनन जारी है, तो ये कहीं ना कहीं से उनके कलेजे पर सांप लौटने जैसे जो स्थिति बनी हुई है। जो लड़ाई जगदेव बाबू ने शुरू किया था वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? थोड़ा हम इस पर आपसे आपके विचार चाहें। नहीं, बिल्कुल उन लोगों ने जिन सामंतियों ने जगदेव बाबू की हत्या की, ये सोच के उनको खत्म कर दिया कि ये तो 90 और 10 की बात कर रहा है। ये तो अगर लोगों को जगा दिया, बहुजनों को जगा दिया, तो उनकी सत्ता की चूलें हिल जाएंगी। सत्ता मतलब राजनीतिक सत्ता ही नहीं, सामाजिक सत्ता भी। और हर क्षेत्र में जो उनकी सत्ता थी उनकी चूलें हिल जाएंगी, इसलिए उन्हें खत्म करने की कोशिश की। लेकिन कुछ साल तक तो इस आंदोलन एक तरह से स्थिर रही, उनके विचार सीमित रहे। लेकिन आज देखिए ना, पिछले अब तो आश्चर्य है कि बीजेपी ने अभी इसी साल 2 फरवरी को उनकी जयंती के अवसर पर पटना में बीजेपी ने जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई। वो पार्टी जगदेव प्रसाद की जयंती मना रही है जिसकी विचारधारा जगदेव बाबू की विचारधारा के बिल्कुल उलट है। आज जाति आधारित गणना की बात जब नीतीश कुमार और राहुल गांधी जैसे या बाकी और लोग कर रहे हैं, तो आरएसएस से लेकर बीजेपी की हलक सूख जाती है। वे 90% जो 90 आबादी की बात जगदेव बाबू करते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा और 90 भाग हमारा है। आज वही तो राहुल गांधी या नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई, फिर 65% जो इसका दायरा बढ़ाया, आरक्षण का दायरा, वही 90% को हक हुकूक देने की ही बात तो हो रही है। लेकिन हर कदम पर आरएसएस, बीजेपी जैसी जो पार्टी है, आज के डेट में, वर्तमान दौर में, वो 10 को ही मजबूत करने में लगी है। लेकिन इसके बावजूद एक तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा फंड खड़ा किए हुए है, और दूसरी तरफ
जो बहुजनवादी जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है। इस बार आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी जगदेव बाबू की पुण्यतिथि मना रहा है। पूरे जिले के पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी, जो चिट्ठी वायरल भी है, कि जगदेव बाबू की पुण्यतिथि मनाई जाए। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में भी विचार गोष्ठी आयोजित है और पहली बार राजनीतिक तौर पे जगदेव बाबू के शहीद होने के बाद राजद ने उनको एक पहचान दिलाई, उनको सम्मान दिया और पूरे प्रदेश भर में उनको लेके कार्यक्रम चलाया। और आज बीजेपी भी मजबूर है, वो इसलिए कि उनको कुशवाहा का वोट साधना है। तो निस्संदेह जगदेव बाबू की जो विचारधारा थी वो एक क्रांति के रूप में, विचारों के रूप में आम लोगों तक, बहुजन समाज तक पहुंच गई है और ये रुकने वाली नहीं है। और आने वाले समय में जो सामंती और शोषक जातियां हैं, उनकी सत्ता है, वो कहीं ना कहीं वो उनसे खिसकेगी। चूंकि आज बुलंद आवाज, जगदेव बाबू की बुलंद आवाज, उनके विचार आज बहुजन समाज के लोगों में बिल्कुल उनके भीतर समाहित हो गई है। जी देखिए, प्रभात जैसा कि आपने सही कहा कि आपको बताएं कि अभी आरएसएस का केरल में मंथन चल रहा था, सिगड़ी चल रहा था, जिसमें जातीय जनगणना की बात हो रही है। सोचिए कि ये किसका डर है। वो भाजपा और आरएसएस जिस तरह से पिछड़ों को और उनके शासन को डराती है, उनको भी अब डर लग रहा है। तो ये जगदेव बाबू की बड़ी जीत होने वाली है, जगदेव बाबू के सपना की जीत। लेकिन ये एक छद्म प्रयास भी है। मैंने चेहरा कुछ अलग है और उसको कपड़े से ढक के एक अलग उसकी आकृति दी जा रही है। जिस आरएसएस ने जातीय जनगणना की बात की है, वो मैं आपको याद होगा कि पहले आरएसएस में तो खास ब्राह्मण के लोग ही संघ संघ चर्चा संघ संचालक होते हैं और उसके प्रमुख होते हैं। तो वहां तो एक दो लोग, रज्जू भैया को याद पड़ता है कि जो उस जाति, खास जाति के अलग थे। तो पहले जातीय जनगणना वहां जरूरी है, वहां पर दलित और वहां पर पिछड़ों और वहां पर जो इस देश की बड़ी आबादी है उसकी भागीदारी की जरूरत है। उनका जो कोर कमेटी है उसमें पहले भागीदारी होगी, तब तो जातीय जनगणना के बारे में वो बोलने लायक होंगे और उस पर वो चिंतन मनन करेंगे तो उसका कोई सार्थक शब्द या प्रयास दिखेगा। जी बिल्कुल। नहीं, जगदेव बाबू जो है सिर्फ हिस्सेदारी की बात नहीं करते थे, वे पाखंडवाद, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद, कर्मकांड के खिलाफ भी हुए थे। इसलिए कि उन्होंने बचपन से जाति का दंश झेला था। जब वे नए कपड़े पहनकर स्कूलों में जाते थे तो शिक्षक और जो उनके सहपाठी थे वे मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे। और एक एक प्रसंग आता है कि उनकी माँ, जब उनके पिताजी बीमार पड़े और ये बाहर थे पढ़ाई के दौरान, तो उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वे मंदिरों में पूजा पाठ कर रही थी और मन्नतें मांग रही थी। इसके बावजूद उनके पति यानी जगदेव बाबू के पिताजी का देहांत हो जाता है। उसके बाद इनको हिंदू जो धर्म है और इसमें जो पाखंड और कर्मकांड है उसके खिलाफ इनके अंदर एक विक्षोभ पैदा होता है, विद्रोह पैदा होता है और वे घर की मूर्तियों को, भगवान देवी देवताओं की मूर्तियों को उठाकर अपने पिता की अर्थी पर डाल देते हैं। और तब से अंधविश्वास, पाखंड और इन सब जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। उनका मानना था कि हिस्सेदारी और शिक्षा की बात करने के साथ साथ उन पाखंड और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है जो रोकती है बहुजन समाज के लड़कों को, बच्चों को पढ़ने से और अंधविश्वास की तरफ धकेलती है, वैज्ञानिक चेतना को जन्म देने से रोकती है, उसको उससे मुक्ति दिलानी होगी। और इसलिए वे तब से लेकर और ताउम्र पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ते रहे, जमींदारों से भी लड़ते रहे। पचकठिया जो प्रथा का चलन था उस समय बिहार में, पचकठिया
प्रथा और डोला प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, बल्कि अपने सामाजिक संघर्ष की शुरुआत पचकठिया से ही प्रथा के खिलाफ ही की थी। उसमें यह था कि जो जमींदार थे जिनके पास हाथी हुआ करता था, वो किसान किसान के 5 कट्ठा धान चरने के लिए महावत ले जाते थे। तो जब उनके खेत में भी कोई हाथी लेकर महावत पहुंचा तो अपने साथियों के साथ ये टूट पड़े और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। तो ऐसे निर्माण होता है व्यक्तित्व का और क्रांतिकारी योद्धा के रूप में जगदेव बाबू का। जी, हमारे समझ से हम हमारे बिहार में माने वो कबीर की तरह माने जो दर्शन कबीर का है, हम उनको सामाजिक माने क्या प्रणेता के रूप में भी देख सकते हैं। और जिस तरह का उनका धार्मिक सोच था, वो हमको कहीं न कहीं कबीर से प्रभावित दिखता है। कह सकते हैं बिल्कुल। जो फूले पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर और वो तमाम जो हमारे बहुजन नायक रहे हैं, चाहे कबीर, रैदास, उन सब का प्रभाव जगदेव बाबू पर पड़ता है। मूलतः समाजवाद और मानववाद की बात करते हैं। प्रभात जी, आप जगदेव बाबू के संपूर्ण व्यक्तित्व को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति कितना बिल्कुल प्रकृति के करीब है, नैसर्गिक न्याय के करीब है। वे नारा उनका एक नारा है कि मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जो समानता की बात करता है। ब्राह्मण हो या भंगी, अगर आपकी आस्था ईश्वर में अगर है या मनुष्य का जन्म होता है, अगर कोई शक्ति है तो उसके लिए ब्राह्मण भंगी सब एक समान है। तो मानवता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो कुप्रथा है, जो मानवता को तार-तार करती है व्यवस्था, उसके खिलाफ नारा देते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, समाज को जगाते रहे। यही कारण है कि जो 10% वाली जो आबादी है, जो समाज को पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास में डुबाए रखना चाहती है और खुद सत्ता संसाधनों पर कब्जा करके और मलाई खाना चाहती है, वैसे लोगों के लिए एक कांटे की तरह देव बाबू जैसे लोग रहे हैं, जो हमारे नायक महानायक हैं, जो दलित पिछड़ी आबादी के लिए संघर्ष करते रहे जीवन भर और अंत में अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं। देखिए, वो स्थिति आज भी नहीं बदली है। आप देख रहे हैं, अब समय काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं अंतिम बात कह के अपनी आपको टिप्पणी आपसे चाहूँगा और आप चाहेंगे कि हम लोग की बातचीत का आप समापन करिएगा। लेकिन हम अंतिम बात यही कहना चाहते हैं कि जो आज भी हमारा समाज है और आज भी जो बिहार में स्थिति है, वो कोई बहुत बदली हुई स्थिति नहीं है कि जिस तरह से मलाई पर कुछ खास लोगों का अधिकार है, अगर उनके खिलाफ हम हमारे जैसा आपके जैसा आदमी कोई बोलता है तो जो तीखी प्रतिक्रिया होती है, जिस तरह से माने रोज-रोज प्रहार हो रहा है, माने जो भी सरकार है। अब बताइए कि एक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए वो सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए तेजस्वी नीतीश के घर चले गए तो सरकार गिर गई। तो ये कौन-सा मिथ तैयार किया जा रहा है? ये किस तरह की बात हो रही है? रोज़ दिन अगर राजभवन अगर किसी विश्वविद्यालय के काम से नीतीश कुमार जाते हैं, तो नए शपथ की बात होने लगती है। यह समाज जिसको बुद्धिजीवी समाज, माने सवर्ण समाज या ब्राह्मणवादी समाज हम लोग कहते हैं, माने जिनको ज्ञान का, विज्ञान का और तमाम चीज़ का अभिमान है, उनकी यह सोच क्या प्रदर्शित करती है? नहीं, आप अभी 1, 2, 3, 4 दिनों के अंदर कुछ जो नेताओं के बयान आए हैं उसको आप देखिए, तो आपको लग जाएगा कि यही इन्हीं लोगों की मानसिकता ने जगदेव बाबू की हत्या कराई। अभी विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है, लालू प्रसाद को ये कहते हैं कि लालू प्रसाद एक गाली है। लालू ने बिहार को बदनाम किया। उसके बाद ये तो विजय कुमार सिन्हा की बात हुई। प्रशांत किशोर अभी जो एक मैं वीडियो देख रहा था, उनका इंटरव्यू या फिर बोल रहे थे कि नीतीश को रेकार बोल रहे थे। नीतीश इंजीनियर हो गया तो क्या हो गया? तेजस्वी थोड़ा ट्यूशन पढ़ लो, समाजवाद पर बोल लो। तो ये जो
प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोग हैं जो दलित पिछड़े समाज को आजकल सपने दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि 30 साल में आप लोगों ने शर्ट के ऊपर गंजी वाले को नेता चुन करके और गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रशांत किशोर पांडे क्या बहुजन समाज का प्रतिनिधि नायक हो सकते हैं क्या? जो जगदेव बाबू ने बात कही थी कि 90 भाग हमारा है धन धरती और राजपाट पर, तो क्या प्रशांत किशोर ये नारा देंगे? क्या 90% के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्या? सत्ता का, संसाधनों का, तमाम चीजों का। तो ये लोग तो जो पिछले 30 साल में इन लोगों को 30 साल की सरकार का ही नजर आता है कि 30 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया, इसलिए कि दलित पिछड़ों का राज आ गया। कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री थे तो कैसे उनको गालियां दी जाती थी। जगदेव बाबू की हत्या हुई, कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई, भद्दी भद्दी गालियां, उनकी मां को भी गाली दी। तो और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित और पिछड़े समाज के लोग सत्ता संसाधनों पर उनका अधिकार हो। वे इनका बस एक ही सपना है कि सीवर में सफाई का काम करे, इनके घरों में सफाई का काम करे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, मजदूरी करे, इनकी सेवा करे। सत्ता और संसाधनों पर, शिक्षा, जो बौद्धिक सत्ता है उस पर इनका कब्जा ना हो। ये तो लड़ाई लंबी है, जगदेव बाबू से पहले और जगदेव बाबू के बाद। और आज भी जो ऐसे लोग, लालू गाली है, ये विजय कुमार सिन्हा जैसे सवर्ण नेता ये बात अगर कहते हैं आज के डेट में भी, तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में जगदेव बाबू जैसे बहुजन नायकों को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। नहीं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि अभी जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं अमृत लाल मीना, वो महादलित समाज से आते हैं, राजस्थान के हैं। उनके बनने के बाद यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये मैंने लालू प्रसाद यादव के पसंद है, तेजस्वी यादव के पसंद है। ये तो ये तय है कि अमृत लाल मीना इनके पसंद नहीं है। और ये जाति जनगणना कराने की बात करती है, इनका संग मंथन करता है। तो इनकी सोच और इनकी करनी और कथनी कहाँ है? ये देख लीजिए कि एक अधिकारी इनको किसी अंबेडकर का राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठना वो कितना खलता है, कितना कसक और दर्द दे जाता है, ये सामने। अरे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, बिहार के सरकारी स्कूलों में अंबेडकर जयंती के दिन जब जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है तो बहुत जगह से सूचना आती है कि जो सवर्ण शिक्षक होते हैं वो फूल नहीं डालते हैं, इतनी जलन है। तो ये तमाम चीजें, लेकिन एक सुखद ये है प्रभात जी कि जो हमारे महानायकों ने, अंबेडकर, फूले, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर से लेके कांशीराम और तमाम जो हमारे नायक रहे हैं, उनके संघर्ष की का ही असर है कि आज यह कारवां बढ़ा है। आप यही कारण है कि आज बहुत सारे जो सवर्ण लोग हैं वो अंडे की दुकान चला रहे हैं, कोई पान दुकान चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेला, और कोई मकान निर्माण के कार्य में राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई ऑटो का ड्राइवर है, कोई ट्रक का ड्राइवर, ये सब कुछ है। इसलिए संघर्ष ये दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, चाहे जगदेव प्रसाद जैसे नायकों को की हत्या कितनी भी कर दे, यह संघर्ष, ये आंदोलन आगे बढ़ चुका है और अब ये चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे। आरक्षण वाला कह के कह ले, चाहे जो भी गालियां दे ले, लेकिन अब ये आंदोलन अब आगे बढ़ चुका है और समाज में मौन क्रांति चल रही है। आप देख रहे हैं उत्तर भारत में पेरियार, फूले, अंबेडकर, ललन सिंह यादव, जगदेव बाबू जैसे लोगों की जयंती पुण्यतिथि बड़े स्तर पर मनाई जा रही है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था छोड़ करके लोग आर्य समाज, अड़ेक से ब्रह्मभोज वगैरह त्याग करके और जो पारिवारिक आयोजन है वो कर रहे हैं। तो जगदेव बाबू के सपने, उनके संघर्ष और उनकी विचारधारा मरी नहीं है उन गोलियों से, जो गोलियां सामंतियों और जातिवादियों ने पुलिस के बंदूक में डालकर चलवाई थी गोली, वो भले जान तो ले ली, लेकिन उनकी विचारधारा आज जिंदा है और वो बहुत तेजी से फैल रही है। बस ये है कि हम जैसे लोगों को आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी क्या, युवा पीढ़ी जो अभी है उन तक पहुंचाने की जरूरत है और इनके इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उनको संकल्प दिलाना होगा। और जो लव कुश राम फलाना, ये जो मिथक कथाएं और ये सब चीजें हैं, इनसे हटाकर
जो सही असली नायक हैं उनसे जोड़ना होगा। मेरा तो यही अपना मंतव्य है। तो यह कार्यक्रम खत्म करें। जी। तो दर्शकों, यह बातचीत आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यह एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोक वार्ता न्यूज को। इस वीडियो को अपने मित्रों साथियों को शेयर करिए। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं लोक वार्ता न्यूज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।